चलो जी शुरू करें। ओके, लेक्चर 1 हो गया था, मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक, अब आज करेंगे हम लोग साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। चल शुरू करें। बहुत सुंदर। अब यहाँ देखिए आप, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। मतलब इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो दुनिया का सबसे लंबा लिखा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन कंटेंट जब देखो, जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो उसमें 395 आर्टिकल था जी, 22 शेड्यूल थे जी, सॉरी 22 पार्ट्स थे और 8 शेड्यूल था। ठीक, जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो 395 आर्टिकल्स, 8 शेड्यूल एंड 22 पार्ट्स थे। लेकिन अब आर्टिकल 448 है, पार्ट 25 है और शेड्यूल 12। ठीक है, पहले 295 आर्टिकल था, अब 448 हो गया है। पहले 22 पार्ट था, अब 25 पार्ट हो गया है। पहले 8 शेड्यूल था, अब 12 शेड्यूल्स हो गए। ठीक है, पार्ट 7A को डिलीट कर दिया गया। ठीक है, और नया पार्ट 4A, 9A, 9B और 14A को ऐड कर दिया गया। ठीक है, क्या किया गया, पार्ट्स में से 7A को हटा दिया गया, 4A, 9A, 9B और 14A को ऐड कर दिया गया। ठीक है, अब देखते हैं कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है जी और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। तो पहले रिटन देख लेते हैं, बहुत प्यार से देखो। कंपाइल्ड एंड स्ट्रक्चर्ड इन अ सिस्टमैटिक फॉर्म। इसको अच्छे से कंपाइल और स्ट्रक्चर्ड किया गया होता है सिस्टमैटिक फॉर्म में, उसी को कहते हैं रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक, फॉर्मली कॉन्स्टिट्यूटेड होता है और नॉट इजी टू अमेंड होता है, इसको इजीली अमेंड नहीं किया जा सकता है। एग्जाम्पल इसका है हमारा प्यारा देश इंडिया। अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन किसको कहते हैं, ये स्ट्रक्चर्ड नहीं होता, फॉर्मली कॉन्स्टिट्यूटेड नहीं होता, इजी टू अमेंड हो जाता है। और इसका एग्जाम्पल है यूनाइटेड किंगडम। समझ गए, कंपाइल्ड और स्ट्रक्चर्ड जो होता है वो हमारा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, नॉन स्ट्रक्चर्ड जो है वो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। फॉर्मली कॉन्स्टिट्यूटेड जो है वो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है और नॉट फॉर्मली कॉन्स्टिट्यूटेड जो है वो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। नॉट इजी टू अमेंड जो है वो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है और इजी टू जो अमेंड है वो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, एग्जाम्पल आप लोगों ने देख लिया, अब देखते हैं अमेंडमेंट क्या होता है। अ फॉर्मल चेंज टू लॉ, कॉन्ट्रैक्ट या कॉन्स्टिट्यूशन और अदर लीगल डॉक्यूमेंट। जो फॉर्मल चेंज जो लाया जाता है, चाहे लॉ हो, कॉन्ट्रैक्ट हो, कॉन्स्टिट्यूशन हो या अदर लीगल डॉक्यूमेंट हो, उसी को हम लोग अमेंडमेंट कहते हैं, फॉर्मल चेंज को। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होती है, देखो, अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट is a form of democracy in which the political party that win the most seat in the national election form the ruling government। इसका मतलब ये होता है कि जैसे एक तरफ है हमारे इंडियन नेशनल कांग्रेस जी और एक तरफ है हमारे भारतीय जनता पार्टी जी। ठीक है, अब जो सबसे ज़्यादा सीट इन दोनों में से लाएगा, जैसे ये 10 सीट लाया, ये 8 सीट लाया, तो अब ये जो 10 सीट जो बीजेपी लाई है तो ये गवर्नमेंट फॉर्म करेगी, रूलिंग पार्टी बनेगी। तो यही है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। और ये बनेगा क्या,
क्या उसको बोलते हैं, भूल गया मैं, याद नहीं आ रहा। विपक्ष। देखो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है ना, ये यूके से हम लोग ने बोरो किया है। कहाँ से किया है? यूके से। इसको हाईलाइट कर लेते हैं जी, ठीक है। फेडरेशन विथ स्ट्रॉन्ग सेंटर। फेडरलिज्म क्या है? इट रेफर्स टू एग्जिस्टेंस ऑफ मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन द कंट्री। इसका मतलब ये है कि जहाँ एक लेवल से ज़्यादा लेवल की गवर्नमेंट हो, जैसे एक देखो, एक नेशनल है, एक स्टेट है, पहले नेशनल लेवल ऑफ गवर्नमेंट है, उससे छोटा स्टेट है, उससे छोटा फिर ग्राम पंचायत भी आता है ना। अब देखो 3 टियर गवर्नमेंट एग्जिस्ट इन इंडिया। इंडिया में 3 टियर के गवर्नमेंट एग्जिस्ट करते हैं। अब देखो अंडर फेडरलिज्म द स्टेट आर नॉट मेयरली अगेंस्ट ऑफ फेडरल गवर्नमेंट। अंडर फेडरलिज्म a state are not merely against of federal government, they derive their authority from कौन? समझे? फेडरलिज्म में स्टेट जो है वो फेडरलिज्म के अगेंस्ट नहीं होता है, they derive their authority from कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखो फेडरल फीचर क्या है और यूनिटरी फीचर क्या है। देखो फेडरल फीचर में पता क्या आता है हमारा, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल फीचर है, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल फीचर है, रिजिडिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल फीचर है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियल ये फेडरल फीचर है, बाइक मैकेनिज्म फेडरल फीचर है, डुअल गवर्नमेंट फेडरल फीचर है। लेकिन यूनिटरी फीचर में क्या आता है? सिंगल सिटीजनशिप, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, सिंगल सिटीजनशिप, इंटीग्रेटेड जुडिशियरी, ऑल इंडिया सर्विस, इमरजेंसी प्रोविंसेस, अपॉइंटमेंट ऑफ सेंटर। देखो फेडरल फीचर में लिखा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन आता है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन आता है, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का सुप्रीमेसी होता है, रिजिडिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मतलब इजीली अमेंड नहीं कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को, ठीक है। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी मतलब न्यायपालिका का इंडिपेंडेंस इसमें होता है, मतलब वो स्वतंत्र है, बाई कैमलिज्म और डुअल गवर्नमेंट, स्टेट और कंट्री। यूनिटरी में क्या आता है? यूनिटरी देखो स्टेट से तो मतलब कंट्री से मतलब जो होता है सेंट्रल गवर्नमेंट से ये होता है, तो इसमें सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन होता है, सिंगल सिटीजनशिप होता है, इंटीग्रेटेड जुडिशरी होता है, मतलब उसका कोई ऐसा नहीं है कि मतलब वो स्वतंत्र ही है, उसको रोका जा सकता है, बोला जा सकता है या जो भी। ऑल इंडिया सर्विसेज, इमरजेंसी प्रोविजनेंसेस, अपॉइंटमेंट ऑफ सेंटर, सेंटर अपॉइंट करता है ना, गवर्नर अपॉइंट करता है। फिर आपका बहुत सारी चीज़ें जो अपॉइंट करते हैं, जैसे फिनांस कमीशन का जो चेयरमैन होता है उसको करता है, CGI को करता है ना। अब देखो कमेंट ऑफ फेडरलिज्म, फेडरलिज्म पर कुछ महानुभाव आकर कमेंट किए थे। KCY जी जो थे वो बोले कि काशी फेडरल है भैया, इवोट जेनिंग जी बोले कि फेडरलिज्म विथ सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी है, फेडरलिज्म विथ सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी।
गार्विल ऑस्टिन जी क्या बोले कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, ठीक। फिर वहीं पे मॉरिस जोन्स भी चुप नहीं रहे, वो बोले कि भाई बार्गेनिंग फेडरलिज्म है ये, ठीक है। अब आगे सुनो, सेपरेशन ऑफ पावर, पावर का बंटवारा, ठीक है। तो लेजिस्लेटिव बॉडी जो होती है, जो लेजिस्लेटिव बॉडी होती है वो लॉ बनाती है, जो एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है वो लॉ को एग्जीक्यूट करती है। वही यहाँ पे लिखा हुआ है जी, लेजिस्लेटिव लॉ बनाती है, एग्जीक्यूटिव कैरी आउट लॉ, ठीक है। अब शेड्यूल देख लेते हैं, बहुत ही ईजी है, बहुत ही आसान। शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो शेड्यूल पहला में है नेम ऑफ द यूटी एंड एयर टेरिटोरियल जुरिडिक्शन, मतलब शेड्यूल 1 में क्या है, स्टेट और यूटीज है, ठीक है, और उसका टेरिटोरियल जुरिडिक्शन, ठीक। 2 में है ओथ और अफर्मेशन ऑफ मिनिस्टर, एमपी, एमएलए, सीएजी और जजेस, समझे। शेड्यूल 2 में है ओथ और अफर्मेशन किसका, मिनिस्टर का, एमपीज का, एमएलएस का, जजेस का और कैग का, ठीक है। अब शेड्यूल 3 देख लेते हैं। शेड्यूल 3 में इमोल्यूमेंट और अलाउंसेज है, किसके, प्रेसिडेंट के, वाइस प्रेसिडेंट के, गवर्नर के, स्पीकर के, डिप्टी स्पीकर, चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन, जजेस और कैग के, इमोल्यूमेंट और अलाउंसेज। अब शेड्यूल 4 राज्यसभा है, शेड्यूल 4 आपका राज्यसभा है, ठीक है। 5 है स्टेट, प्रोविजंस रिलेटिंग टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल एरियाज एंड शेड्यूल ट्राइब्स, प्रोविजंस रिलेटिंग टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल एरियाज एंड शेड्यूल ट्राइब्स, शेड्यूल एरिया और शेड्यूल ट्राइब्स के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में इसमें लिखा गया है। उसमें कौन कौन से आते हैं, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, झारखंड, मध्य प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना, ठीक है। अब छठा में इसी का बढ़ जाएगा, देखो, प्रोविजन रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरिया, मतलब जो उसमें नहीं था वो इसमें है, ये अदर उसको छोड़ के जितना भी बाकी है उसके बारे में लिखा गया, देखो, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, ठीक है। अब देखो, व्हाई वाज 6 वाज इन न्यूज़, तो बात ऐसा है कि 6 शेड्यूल हैज़ बीन इन न्यूज़ रिसेंटली ड्यू टू प्रोटेस्ट हुआ था भैया लद्दाख में, डिमांडिंग इस एक्सटेंशन टू द रीजन टू प्रोटेक्ट इस ट्राइबल कल्चर एंड ऑटोनॉमी। ये लोग डिमांड किए थे कि भैया एक्सटेंशन टू रीजन टू प्रोटेक्ट इस ट्राइबल कल्चर, हमारे कल्चर ऑटोनॉमी के प्रोटेक्शन के लिए, को प्रोटेक्ट करने के लिए भैया एक्सटेंशन करो आर्टिकल शेड्यूल 6 का यहाँ पे, ठीक है। अभी देखो यहाँ है या नहीं, नहीं। अब देखो शेड्यूल 7 है, ये फेडरलिज्म है, फेडरल प्रोविजन। तो देखो 3 तरीके का होता है लिस्ट, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट में, यूनियन लिस्ट में आता है जो यूनियन के अंडर में चीज़ें हैं, ठीक है। कंकरेंट लिस्ट में आता है जो यूनियन और स्टेट दोनों के पास है, और स्टेट लिस्ट में आता है कि जो स्टेट के पास पावर। तो अब देखो, इनिशियली दे आर 97 सब्जेक्ट, यूनियन लिस्ट में 97 सब्जेक्ट है, थे पहले 97 पहले थे, अब 100 हो गए हैं, ठीक। स्टेट के पास पहले 61 था। क्या बोल रहा हूँ मैं, क्या बोल रहा हूँ मैं समझ नहीं आ रहा है यार, उल्टा पुल्टा बोल दे रहा हूँ। चलो फिर से करते हैं। यूनियन लिस्ट में पहले 97 था, अब 100 है सब्जेक्ट। स्टेट लिस्ट में पहले 66 था, अब 61 है। और कंकरेंट लिस्ट में पहले 47 था, अब 52 है। अब देखते हैं कि यूनियन लिस्ट में क्या आता है जी। तो इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स आता है जी, इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स आता है, ठीक है। एक मिनट, बैंकिंग आता है, फॉरेन अफेयर आता है, लेबर एंड माइन आता है और सेंसस आता है, ठीक है। डिफेंस किसके अंदर आएगा, यूनियन के अंदर आएगा।
आर्म्स एंड एमुनिशन यूनियन के अंदर आता है। एटॉमिक एनर्जी यूनियन के अंदर आता है। सिटीजनशिप यूनियन के अंदर आता है। एयरवेज भी यूनियन के अंदर आता है। अब देखो, आप सोच के देखो, इंटर स्टेट ट्रेड कॉमर्स ये यूनियन के अंदर आता है। बैंकिंग किसके अंदर आता है? एग्ज़ाम बैंक का कौन कंडक्ट करवाता है? बिहार सरकार करवाता है, यूपी सरकार करवाता है, या हरियाणा सरकार करवाता है? भाई भारत सरकार करवाता है एग्ज़ाम। फॉरेन अफेयर्स कौन देखता है? तो भाई भारत सरकार देखता है। लेबर और माइंस कौन देखता है? तो भारत सरकार देखता है। सेंसस कौन करवाता है? स्टेट भी अपनी करवाती है, लेकिन ये भी अपना करवाता है, ठीक है, तो ये देखता है। डिफेंस कौन देखता है? भारत सरकार। आर्म्स एंड एमुनिशन कौन देखता है? भारत सरकार। एटॉमिक एनर्जी किसके अंदर में है? एटॉमिक एनर्जी भैया अपने भारत सरकार के अंदर में है। सिटीजनशिप यहाँ पे सिंगल सिटीजनशिप है, तो ये भारत के अंदर में है। एयरवेज ऑब्वियसली भारत सरकार के अंदर में है। अब स्टेट देख लेते हैं, स्टेट लिस्ट में कौन कौन आता है। तो भैया स्टेट लिस्ट में आता है पब्लिक ऑर्डर, ठीक है। लोकल गवर्नमेंट, पब्लिक ऑर्डर लोकल गवर्नमेंट में हेल्थ, पिलग्रिम्स, लीकर, एग्रीकल्चर, फिशरीज, बेटिंग एंड गैम्बलिंग etc। क्या समझे? स्टेट लिस्ट में आता है पब्लिक ऑर्डर, लोकल गवर्नमेंट, हेल्थ, पिलग्रिम्स, लीकर, एग्रीकल्चर, फिशरीज, बेटिंग एंड गैम्बलिंग etc। कंकरेंट लिस्ट में आपका आता है क्या क्या, ये देखते हैं। आइए, मैरिज एंड डाइवोर्स, इलेक्ट्रिसिटी, दोनों मिलके मैनेज करते हैं। मैरिज एंड डिवोर्स दोनों मिलके मैनेज करते हैं। इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी, मतलब दिवालिया, मतलब कोई अगर आदमी बैंकरप्ट हो गया तो दोनों मिलके मैनेज करेगा। ट्रेड एंड लेबर डिस्प्यूट दोनों मिलके मैनेज करते हैं। वेट एंड मेजर etc ये दोनों मिलके मैनेज करते हैं, ठीक है, मैनेज करते हैं। रेसिडुअरी लिस्ट क्या होता है? इन तीनों के अलावा एक रेसिडुअरी लिस्ट होता है, उसको देखते हैं। दीज सब्जेक्ट आर नॉन इंक्लूडेड इन यूनियन स्टेट कंकरेंट लिस्ट, ठीक है। पार्लियामेंट हैज़ द पावर टू लेगिस्लेट ऑन रेसिडुअरी सब्जेक्ट। रेसिडुअरी सब्जेक्ट को लेगिस्लेट करने का पावर किसके पास है? तो ये पार्लियामेंट के पास है, ठीक है। बोरो कहाँ से किया गया है रेसिडुअरी लिस्ट? तो कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया गया। समझ गए इतने में? चलिए, अब बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ देखते हैं यहाँ पे। आइए, ये देखिए, फ्यू सब्जेक्ट ट्रांसफर्ड फ्रॉम अ स्टेट लिस्ट concurrent list with effect of 42nd Amendment Act 1976, ठीक है। 42वें अमेंडमेंट से कुछ सब्जेक्ट जो था वो स्टेट लिस्ट से कंकरेंट लिस्ट में आया था। वो क्या क्या है भैया? तो वो हैं आपके एजुकेशन, फॉरेस्ट, वेट, मेजर, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, ठीक। अब देखो, 5 सिनेरियो इन विच पार्लियामेंट यूनियन कैन लेगिस्लेट ऑन अ स्टेट लिस्ट सब्जेक्ट। 5 सिनेरियो है जब पार्लियामेंट या यूनियन लेगिस्लेट कर सकता है स्टेट लिस्ट को। नेशनल इमरजेंसी लेगिस्लेट कर सकता है। प्रेसिडेंट रूल लगा हो तो लेगिस्लेट कर सकता है। इफ़ 2 और मोर स्टेट आस्क द सेंटर, अगर 2 और ज़्यादा स्टेट मांग करता है कि भैया लेगिस्लेट करो तो करेगा। टू इंश्योर इंटरनेशनल थ्रेट, अगर इंटरनेशनल थ्रेट है तो वहाँ पे भैया वहाँ पे जाके अपना लेगिस्लेट करेगा। राज्यसभा अगर गिव्स पार्लियामेंट दिस पावर टू स्पेशल मेजॉरिटी, अगर राज्यसभा उसको पावर देता है कि जाओ लेगिस्लेट करो स्टेट, जाके करता है ना। देखिए 8 शेड्यूल है, ठीक, 8वां शेड्यूल है। इसमें पहले चौदह लैंग्वेज था, अब 8 शेड्यूल में 22 लैंग्वेज हो। पहले 14 था, अब 22 हो गया,
ठीक है। कौन कौन सा ऐड हुआ, देखिए 8 ऐड हुआ है ना। तो 21st जो अमेंडमेंट हुआ 1967 से, उसमें सिंधी ऐड किया गया, ठीक है। 71वां जो हुआ 1992 में, उसमें कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को ऐड किया गया। जो 92nd हुआ 2003 में, उसे बोडो, डोंगरी, सैंथली और मैथिली हुआ, जिसको हम BDSM से याद करते हैं। बोडो, डोंगरी, सैंथली और मैथिली, ठीक। बोडो, डोंगरी, सैंथली और मैथिली। और 96 जो था 2011 में, उससे उड़िया को उड़िया बोला गया, चेंज कर दिया गया उसका नाम, ठीक है। अब देखिए 9th क्या है। 9th जो है शेड्यूल हमारा, ये लैंड रिफॉर्म एंड जमींदारी सिस्टम, ठीक। कब ऐड किया गया था? पहला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था 1951 में, उससे। 10वां जो है ये एंटी डिफेक्शन लॉ, ठीक है। 10वां एंटी डिफेक्शन लॉ। 11वां आपका पता है क्या है? ये है पंचायत। और 12वां है आपका म्यूनसिपैलिटी। अब देखिए पहला कब ऐड किया गया था? 9वां कब ऐड किया गया था? फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1951। 11वां 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992, जिसमें 29 फंक्शनल मैटर्स थे, ठीक है। और 12वां उसी साल 74वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 से, इसमें 18 फंक्शनल मैटर थे। ट्रिक देख लो। वाह, मेरी ट्रिक नहीं है भाई साहब, परमार सर की है। टीयर्स, TEARS, टीयर्स ये देखो, TEARS, टीयर्स ऑफ OLD, ओल्ड PM। अब इसको कैसे याद रखेंगे? टीयर्स ऑफ ओल्ड PM, ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 शेड्यूल सही है, ठीक है। अब देखो पहला T फॉर टेरिटरी, E फॉर इमोल्यूमेंट, A फॉर अफर्मेशन एंड ओट, R फॉर राज्यसभा, S फॉर शेड्यूल, O फॉर अडल्ट शेड्यूल, F फॉर फेडरल प्रोविजन, 9 फॉर ऑफिशियल लैंग्वेज, L फॉर लैंड रिफॉर्म, D फॉर डिफेक्शन, 9 P फॉर पंचायत, M फॉर म्यूनसिपैलिटी। क्या किया हमने? टीयर्स ऑफ ओल्ड PM, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। ये पहला शेड्यूल, T से पहला शेड्यूल, E से दूसरा, A से तीसरा, R से चौथा, 5 से S से पाँचवा, O से छठा, F से सातवां, O से आठवां, L से नौवां, D से 10वां, P से 11वां, M से 12वां। टीयर्स ऑफ ओल्ड PM। T से टेरिटरी, इसे इमोल्यूमेंट, पहला टेरिटरी, दूसरा इमोल्यूमेंट, तीसरा अफर्मेशन और चौथा राज्यसभा, पांचवा शेड्यूल एरिया, छठा अदर शेड्यूल एरिया, सातवां फेडरल प्रोविजन, आठवां ऑफिशियल लैंग्वेज, नौवां लैंड रिफॉर्म, 10वां एंटी डिफेक्शन, 11वां पंचायत, 12वां म्यूनसिपैलिटी। और यहाँ पे आपका हो जाता है ये लेक्चर खत्म। इसको बार बार ध्यान कर लीजिएगा, शेड्यूल से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ठीक है। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।